तो आज हमें स्टिच एक्सपांशन ऑफ आइडिया करना है। एक्सपांशन ऑफ आइडिया, पहले शॉर्टकट में मैं ये बताऊंगी कि एक्सपांशन ऑफ आइडिया होता क्या है। हमने 9th में भी किया है, 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड जो गुरु नानक स्कूल का जो पोर्शन दिया है उसमें 3 टॉपिक्स दिए हैं। तो उसमें से मैं 2 टॉपिक आज एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर मैं ग्रुप पे फोटो सेंड कर दूंगी। तो वो तुम लोगों को लिखना है और पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, पूरा रट्टा नहीं मारना है। तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया में क्या होता है, हमें कोई भी प्रोवर्ब दिया जाता है, उस प्रोवर्ब को हमें डिटेल में लिखना होता है, उसके बारे में पूरा मतलब उस प्रोवर्ब का क्या मतलब है, उसकी मीनिंग क्या है, और उसे पूरा हमें उसमें स्लोगन्स यूज करने, मतलब उसमें हमें प्रोवर्ब्स में कुछ जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या लिखा है, कुछ ऐसे उनके सेंटेंसेस जिससे हमें कुछ इंस्पिरेशन मिले, ऐसे सेंटेंसेस लिख के हमें उसे पूरा कंप्लीट करना है, एक पैराग्राफ तैयार करना है। और वो 2 पैराग्राफ में भी हो सकता है। और वो जो एक्सपांशन है वो हमारा पूरा मीनिंगफुल होना चाहिए, हमें उससे रिलेटेड ही लिखना है। ऐसे हम अपने मन से उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। तो मेरा जो मैं आज फर्स्ट टॉपिक कराने वाली हूँ वो है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अभी ये एक प्रोवर्ब है, इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब कोई भी चीज पूरी तरह से खराब होने के पहले उसे रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब वो पूरी तरह से खराब हो जाती है तो रिपेयरिंग नहीं होती है और जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी जैसे एक सेंटेंस ये एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, अ स्मॉल टीयर इन योर शर्ट और ड्रेस कैन बी मेंडेड बाय अ फ्यू स्टिचेस। अगर तुम्हारा शर्ट या कोई तुम्हारा ड्रेस है वो अगर थोड़ा सा फटा हुआ है तो हम थोड़ा सा बोलते हैं ना, टाके डालेंगे, थोड़ा सा अगर उसको सिल लेंगे तो वो सही हो जाएगी। मेंडेड मतलब क्या, उसे हम सुधार सकते हैं। बट इफ यू निग्लेक्ट इट, लेकिन तुमने अगर ध्यान नहीं दिया उस चीज पे, एंड डिले द रिपेयर, और उसको सुधारने में तुमने देरी कर दी, डिले मतलब देरी, द टीयर विल ग्रो लार्जर एंड देन विल रिक्वायर मैनी मोर स्टिचेस। वो जो फटा हुआ भाग है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बढ़ने के बाद क्या होगा, उसे सुधारने के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, तकलीफ भी होगी, मतलब तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा, तुम्हारी एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट होगी, और जो तुम्हारा मैन पावर है, मटेरियल है, वो भी वेस्ट होगा। Or the tear might even be beyond repair. You may just have to throw away the shirt or dress altogether. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो बढ़ते इतना फट जाता है कपड़ा कि ना वो सुधरता है ना हम उसे कुछ और कर सकते, तो क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। तो मतलब वो हमारी चीज वेस्ट हो जाती है। क्यों वेस्ट हो जाती है, क्योंकि हमने उसे पहले ध्यान नहीं दिया है, और ध्यान ना देके मतलब निग्लेक्ट किया हमने, उसे निग्लेक्ट करने की वजह से वो चीज हमारी वेस्ट हो गई। तो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ, मतलब ये प्रोवर्ब का मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी अगर हमें कोई फॉल्ट मिल रहा है किसी चीज में तो उसे जितने जल्दी हम सुधारेंगे उतना ही बेटर है, उतना ही अच्छा है। सेकेंड पैराग्राफ जो है, द अंडरलाइन मीनिंग हाउएवर इज दैट our neglect of a minor initial defect would cost us a lot of trouble later on. अगर शुरुआत में हमने छोटी चीज पर ध्यान नहीं दिया, छोटे डिफेक्ट मतलब कोई भी, किसी भी कपड़े का एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन कोई भी अगर हमारी लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसे सॉल्व नहीं करते, तो वो प्रॉब्लम बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि हमारे हाथ से फिर बाद में ऐसा टाइम आ जाएगा कि हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी इनिशियल मतलब शुरुआती स्टेज पे तो डिफेक्ट अगर वो है, तो कोई भी तकलीफ है, तो उसे क्या करना है, हमें उसे जल्दी से जल्दी उस पर ध्यान देना है। और स्मॉल क्रैक इन अ डैम, जो डैम होता है, डैम सबको पता है, डैम मतलब क्या, बांध बोलते हैं जिसे हिंदी में। अगर उसमें एक छोटा सा क्रैक आ जाए, इफ नॉट रिपेयर्ड इन टाइम, और वो क्रैक को टाइम पर रिपेयर नहीं किया जाए, may lead to a large breach and flood the area around। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ जाएगा, और वो जो डैम है वो टूट जाएगा, और वो डैम टूट जाने से क्या होगा, आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाएगी, और वहाँ के जो लोग हैं उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से उनको जीवन, या तो जीवित हानि भी हो सकती है, मतलब लोग भी मर सकते हैं, कुछ भी मतलब पॉसिबिलिटी है, और बहुत सारे लोगों की
जो लाइफ है वो धोखे में हो जाएगी। उनका जो उनकी जो मतलब जो उनके पास उनकी चीजें हैं, जो घर हैं, उनकी जो संपत्ति है, सब वो नष्ट हो जाएगी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि डैम में अगर हमने छोटा सा क्रैक देखा तो हमारा काम है कि हम उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करें। हमको उसको बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि बढ़ने के कारण क्या होगा, बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। अब इसके बाद एग्जाम्पल क्या दिया है नेक्स्ट, अ स्मॉल क्रैक इन अ पीस ऑफ फर्नीचर और अ शिप में रिजल्ट इन अ मेजर मिसहैप। मतलब कि अगर फर्नीचर है, फर्नीचर में अगर एक छोटा सा क्रैक आ जा रहा है, फर्नीचर में अगर एक छोटा सा क्रैक है, या फिर शिप में भी अगर छोटा सा भी क्रैक है, तो इससे क्या हो सकता है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसका मतलब ये है कि देखो, फर्नीचर अगर टूटा है, सपोज एक टेबल है, चेयर है, सोफा है, कुछ भी, वो अगर थोड़ा सा टूटा है, हमने उसको रिपेयर नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, हम सपोज कुछ सामान निकालने के लिए टेबल पर खड़े हैं, चेयर पर खड़े हैं, और हमारा पैर फिसल जाए, वो टेबल टूट गया, सपोज वो टेबल टूट गया, हमारे पहले ही से वो उसमें कुछ प्रॉब्लम था और हमारे वेट से वो टूट गया, तो क्या होगा, हमारे साथ एक्सीडेंट होगा। मतलब हमें मार लगेगी, कुछ भी हो सकता है, हाथ पैर फ्रैक्चर हो सकता है, तो कुछ भी फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब कोई भी हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कि अभी शिप का एग्जाम्पल दिया है। शिप में अगर छेद हो जाता है और उसमें अगर पानी भरने लगता है तो वो शिप क्या होती है, डूब जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, छोटी छोटी चीजों को पहले ही सुधार लेना है, उसे बढ़ने नहीं देना है। फिर नेक्स्ट है, एनी ट्रबल सीम्स हार्मलेस इन द बिगिनिंग। कोई भी तकलीफ, कोई भी ट्रबल, कोई भी तकलीफ सीम्स हार्मलेस इन द बिगिनिंग, शुरुआत में नुकसान नहीं पहुंचाती। हार्मलेस मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। देन इट ग्रोज एंड फाइनली वी हैव टू पे अ हैवी प्राइस इन टर्म्स ऑफ टाइम। धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है और बाद में क्या होता है, हमें उस मुसीबत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या क्या होती है, जैसे टाइम, हमारा टाइम ज्यादा जाता है, एनर्जी जाती है ज्यादा, मनी पैसा जाता है, सफरिंग मतलब तकलीफें, और हमें तकलीफें भी बहुत होती हैं। Hence it is necessary to nip the trouble in the bud। मतलब जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हमें रिपेयर करनी चाहिए कोई भी चीज, जो भी है। मतलब बड मतलब कली, मतलब फूल बनने से पहले, कली अगर फूल बनती है उसके पहले अगर उसमें जो प्रॉब्लम है उसे सही कर लिया जाए तो वो प्रॉब्लम बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब वो फूल बन जाएगा तो जितना बड़ा उसका वो होगा उतना ही प्रॉब्लम भी बड़ा होगा, तो अब हमें ये मतलब अगर बच्चे छोटे हैं और उन छोटे बच्चों को समझाया जाए, अगर वो कोई गलती कर रहे हैं और उस गलती के लिए उन्हें समझाया जाए, अगर उस उम्र में वो समझ गए तो सही है। अगर वो बड़े हो गए और वही गलतियां दोहराते रहे तो फिर आगे जाके उनकी लाइफ जो है, मतलब उनका फ्यूचर है जो वो बर्बाद हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मतलब हम लोगों को इसमें ये सीख मिलती है कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें उनकी गलतियां बताई जाए, उन गलतियों को रिपेयर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर वो गलती बढ़ गई तो फिर वो हमारी बोलते हैं ना, टाइम चला गया हाथ से, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। The
proverb advises us to deal promptly with diseases or trouble right at start, lest they get out of hand. तो ये जो प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब का मतलब होता है सुविचार. ये जो प्रोवर्ब है, इससे ये हमें क्या सलाह देता है कि चाहे बीमारी हो या कोई भी तकलीफ हो, हमारा काम क्या है कि हम उसे, अभी कोई इंसान सपोज बीमार है, हम देख रहे हैं कि अरे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है अभी ठीक हो जाएगा, छोटी मोटी खांसी सर्दी कुछ भी प्रॉब्लम है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम चल रहा है, हमारा काम नहीं रुक रहा है ना, तो ठीक है चल रहा है चलने दो. लेकिन वही सर्दी खांसी आगे जाके निमोनिया का रूप ले लेती है, तो निमोनिया हो जाता है तो फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है. एक तो पहली बात कि ट्रीटमेंट होना, मतलब क्रिटिकल अगर केस हो तो ट्रीटमेंट नहीं होती, अगर थोड़ा नॉर्मल है तो ट्रीटमेंट होती है तो उसमें पैसा वेस्ट होता है. उसके बाद में बहुत सारी पूरे फैमिली को तकलीफें होती हैं, पूरी फैमिली तकलीफ में आ जाती है. और जिसे है तकलीफ वो तो पूरी तरह से वो तो है, उसे तो है ही प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ उसकी पूरी फैमिली और जो उसके रिलेटिव्स हैं सब तकलीफ में आ जाते हैं और वो चीज़ सही होने के लिए बहुत टाइम लगता है. तो जब कोई चीज हाथ से चली जाए इसके पहले ही हमारा कर्तव्य है कि हम थोड़े में ही उसे संभाल लें. टाइमली एक्शन सेव्स अ लॉट ऑफ अननेसेसरी ट्रबल लेटर ऑन. टाइमली एक्शन का मतलब है समय पे जो काम किया जाए, मतलब जिस टाइम उस काम को करने की ज़रूरत है तब अगर वो काम किया जाए, सेव्स अ लॉट ऑफ अननेसेसरी ट्रबल लेटर ऑन. आगे भविष्य में बहुत सारे मुसीबतों से हम बच जाएंगे. जो ऐसी मुसीबतें जो अननेसेसरी मतलब अनावश्यक तकलीफें, जो तकलीफ़ों हमें नहीं आनी चाहिए, उन तकलीफ़ों से हम बच जाएंगे. अ स्टिच इन टाइम ऑलवेज सेव्स टाइम. इस तरीके से कि हमेशा जब ज़रूरत हो तब अगर एक टाका डाल दिया जाए तो हम 10 टाके डालने से बच जाएंगे. तो ये एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. अब इसकी फ़ोटो मैं भेज दूंगी. एक ये है और दूसरा है नो पेन नो गेन. ये भी गुरु नानक वालों को एग्जाम में आने वाला है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो ये दोनों एक्सपांशन बहुत अच्छे से पढ़ो, खुद उसका टेस्ट लिखो कि कितना लिख पाते हो. ऐसा रीड करके रट्टा मत मारो, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया. खुद के एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो उसमें, खुद अपने और तरीके से भी कुछ चेंजेस कर सकते हो उसमें. सेंटेंसेस चाहिए तो थोड़े और अपने तरीके से फॉर्म करो, लेकिन रट्टा मत मारो, उसको रीड करो. रीड करना 2-3 बार 3 बार 4 बार अच्छे से रीड करो और फिर खुद से लिखो. तभी तुम लोगों को समझ गया है कि इसका मतलब क्या है, हम इसमें क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं. तो टॉपिक क्यों 5 मार्क्स के लिए आने वाला है, तो 5 मार्क्स की 3 टॉपिक्स हैं वो. तो 3 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स मैं करा रही हूँ, तो दोनों टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लो. फिर एक टॉपिक बचा हुआ बाद में करा दूंगी, तो अच्छे से पढ़ लो और उसका टेस्ट ले लो. अभी हमारा सेकेंड टॉपिक है नो पेन नो गेन. और 10th स्टैंडर्ड मैथ्स का जो करेक्शन करवाया था उसमें एक सम में क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने फॉर्मूला SN का ये लिख दिया था और यही फॉर्मूला यूज करके मैंने सम करा दिया था. तो वो फॉर्मूले में 2A आएगा, सिर्फ इतना, मतलब 2A की जगह A लिख दिया था और A लिखकर ही पूरा सम सॉल्व कर दिया था. तो वो जो सम है उसको करेक्ट कर लेना जरा खुद से. 2-3 जनों ने तो कर लिया है और जो 2-4 जन बचे हैं वो अपना करेक्ट कर लेना. वो 5th सम था 5th,
उसमें ए ना लिखकर 2a लिखना और a की जो वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना और आगे आंसर फाइंड करना। तो मेरा आंसर कुछ -150 आया था, तो उसका 150 ना आके शायद -195 कुछ ऐसा आ रहा है। तो 2a लेकर सॉल्व करना वो सब। एन एस एन इज इक्वल टू 5th क्वेश्चन है, 5th रिविजन में जो दिए थे ना उस दिन मैंने करेक्शन करवाया ना, उसका सम है 5th। तो n/2 2a + n-1d। तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा था, मैं 2 लिखना भूल गई थी, तो तुम लोग उसको 2 लिख के सॉल्व करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नो पेन नो गेन। दिशा अब नो पेन नो गेन का क्या मतलब है? नो पेन नो गेन का मतलब होता है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे या हमें कोई तकलीफ नहीं होगी तब तक हमें सक्सेस भी नहीं मिल सकता। मतलब कैसा कि अगर कोई स्टूडेंट है, अभी सपोज तुम लोग ही हो, तुम लोग अगर पढ़ नहीं रहे हो, देखो पढ़ने में मतलब पढ़ने में मेहनत लगती है, हमें अपनी एनर्जी देनी पड़ती है, पूरा दिमाग हमें कंसंट्रेशन देना पड़ता है। तो जब हम उतना सब पढ़ते हैं, उतना अपना टाइम देते हैं, उतना एनर्जी देते हैं, उतना ध्यान लगाते हैं, कंसंट्रेशन देते हैं, तो उसके बाद हम पास होते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो जब हमें पेन हमें मिला, मतलब पढ़ना ये सब करना पेन, और तो हमें उसका फायदा गेन मतलब फायदा, पेन मतलब तकलीफ और गेन मतलब प्रॉफिट फायदा। तो जब हम कोई तकलीफ झेलते हैं तो अब हमें उसका फायदा मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से मन लगाकर पूरा कंसंट्रेशन देते हैं अपना, तो और अच्छे से ध्यान देकर पढ़ते हैं, तो उनका रिजल्ट भी वैसा आता है। तो रिजल्ट आता है मतलब उन्हें गेन होता है, उनका गेन मिलता है। तो ये जो आइडिया ऑफ दिस प्रोवर्ब, ये जो है वो मैंने नेट पे सर्च करके किया है। तो ये नेट पे सर्च किया है, वो टॉपिक में एक्सप्लेन वहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो उसमें थोड़ी सी वर्डिंग जो है, जैसे गोटा लिखा है, तो गोटा कोई वर्ड नहीं है, तो गॉट टू है उसका मतलब। फिर वी लिखा है, तो वी मतलब ऐसा वी लिखा है, सिंगल वी, तो हमें उसको वी लिखना है। क्योंकि मैं फोटो सेंड करूंगी ना, तो उसमें ऐसा वी लिखा है, तो ये वी ना लिख के हमें लिखते समय ये वी लिखना है। वैसे ही गोटा लिखा है, गोटा, तो इसका मतलब होता है गॉट टू, तो हमें गोटा ना लिख के गॉट टू लिखना है। जब मैं ये सेंड करूंगी तो अपनी नोटबुक में लिखोगे तो ऐसे लिखना, गॉट टू वी, इस तरीके से लिखना। तो ये प्रोवर्ब, द आइडिया ऑफ दिस प्रोवर्ब इज दैट we got to suffer if we got be rewarded something good। अगर हमें कुछ अच्छा चाहिए, अगर हम कुछ अच्छा चाहते हैं, तो हमें उसके लिए थोड़ा सफ़र होना पड़ेगा, मतलब थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ेगी। बिन तकलीफ के कुछ भी नहीं मिलता। ये तो सच्चाई है कि जब तक किसी भी चीज़ में मेहनत नहीं करो तो उसका फल नहीं मिलता। बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता। थाली भी अगर परोसी हुई है तो जब तक हम उठा के मुंह में अपने को नहीं डालेंगे तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा। हम सोचेंगे थाली रखी है तो थाली रखी है, लेकिन हमें खुद उसके लिए मेहनत करके उठाकर मुंह में खाना डालना पड़ेगा, तो हमें वो उस खाना हमारे पेट में पहुँचेगा। तो the idea of this proverb is that we got to suffer if we got be rewarded something good. We have to suffer and hard work. We have to suffer and hard work if we wish to get some sweet results which make us happy. अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छा कुछ रिजल्ट मिले जिससे हम खुश हों, तो उसके लिए हमें थोड़ा मतलब हार्ड वर्क का भी करना होगा और थोड़ा सफ़र भी करना होगा। सफ़र मतलब क्या, थोड़ी तकलीफ लेनी होगी। सब आराम से नहीं मिल जाएगा, हमें थोड़ी तकलीफ लेनी होगी।
और हमें अच्छा उसका क्या होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उससे क्या होगा, हम खुश होंगे. Those who are willing to bear and suffer all the pain throughout the journey can only reach the destination and enjoy. Those who are willing to bear and suffer all the pain. ऐसे लोग जो इच्छा रखते हैं कि मैं हर तकलीफ सहूँगा, हर मुसीबत का सामना करूँगा, वो क्या होता है, throughout the journey can only reach the destination and enjoy. वो क्या होता है, अपने डेस्टिनेशन मतलब हम जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं, तो जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं इजीली और एंजॉय करते हैं. ओनली दे डिजर्व्स दैट हैप्पीनेस. और वही उसके सच्चे हकदार होते हैं जो मेहनत करके, जो मतलब अपना डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य स्थान, जहाँ हमारी मंजिल है, मतलब हम जो सोचे हैं कि हमें ये बनना है, ये करना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमें सफ़र होना होगा. तो हम जब सफ़र होंगे तो हम उसके सच्चे हकदार भी होंगे. जो खुशी मिलेगी उस खुशी के हम सच्चे हकदार होंगे. इन द जर्नी ऑफ लाइफ देयर इज़ नॉट एनी ईजी शॉर्टकट्स. जिंदगी की जो यात्रा है, हमारे जिंदगी का जो सफ़र है, सफ़र मतलब वो सफ़र, ट्रैवलिंग. तो जिंदगी का जो हमारा सफ़र है, ट्रैवलिंग है, जिंदगी का जो सफ़र है ओनली दे डिजर्व्स दैट. इन द जर्नी ऑफ लाइफ, हमारे जिंदगी के जो सफ़र में देयर इज़ नॉट एनी ईजी शॉर्टकट्स. ऐसे ईजी मतलब बहुत ज़्यादा सरल शॉर्टकट्स नहीं है हमारे पास. कोई शॉर्टकट नहीं होता है हमारे जो जिंदगी का सफ़र है उसमें. वो मतलब हमारी ज़िंदगी का सफ़र उतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं. हमें लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ों से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है, उसके बाद हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता है. We got to face all the obstacles before us and go ahead with determination to achieve. We got to face all the obstacles before us. हमारे सामने obstacles मतलब रुकावट. obstacles मतलब रुकावट. हमारे हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हमें जो लाइफ में मुसीबत, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, जो रुकावटें हमारे सामने आएंगी उसको हमें उसका सामना करते हुए हमें, एक मिनट, वी गॉट टू फेस ऑल द ऑब्स्टेकल्स बिफोर अस. मतलब जितनी भी मुसीबतें हमारे सामने आएंगी और जितनी भी रुकावटें हमारे सामने आएंगी उनका हमें सामना करना है. एंड गो अहेड, आगे बढ़ना है, विद डिटर्मिनेशन, इस निश्चय के साथ कि हमें जो चाहिए वो हम प्राप्त कर रहेंगे. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम has quoted, "Dream is not what you see in your sleep. It is that doesn't let you to sleep." कि सपने वो नहीं होते जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है उन्होंने लिखा है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. तो देखो ये कितना अच्छा वो यूज़ किया है, फ्रेज यूज़ किया है यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. मतलब हमें अगर कुछ हमने सोचा है, कुछ अचीव करना है हमें, तो हम उसमें इतने बिजी रहेंगे कि हम अच्छे से सो भी नहीं सकते.
हम अगर सोचेंगे कि आज हम दोपहर में 2 घंटा सोना चाहते हैं, लेकिन हम आधे या 1 घंटे में उठ जाएंगे, नहीं नहीं हमें कुछ करना है, हमारा कुछ काम पड़ा है, तो हम वो पूरा करेंगे। तो जो स्टूडेंट है, जिसका अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा सोच लिया कि मुझे 10th में 90% लाना है या 90 से ज़्यादा परसेंटेज लाने हैं, तो वो 90% लाने के लिए वो बराबर ना सो सकता है और ना दूसरी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर सकता है। वो पूरे टाइम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएगा। अगर वो 2 घंटे की सोच लेगा कि मैं 2 घंटे वेस्ट करूँगा, तो वो आधे या 1 घंटे में फिर से अपने जो उसका गोल है, जो गोल उसे अचीव करना है, उसके लिए वो अपनी कोशिश करेगा। From these words, it's obvious that how much hard work is necessary to have some gain in our life. इन शब्दों से हमें यह समझ में आता है कि अगर इन शब्दों से हमें यह समझ में आता है कि अगर फ्रॉम दीज वर्ड्स इट्स ऑब्वियस, ये तो पक्का ही है, ये तो निश्चित ही है, दैट हाउ मच हार्ड वर्क इज नेसेसरी टू हैव सम गेन इन आवर लाइफ, कि ये पक्का ही है कि अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिए, कुछ गेन मतलब कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना ही होगा। बिन हार्ड वर्क किए हमें लाइफ में कभी भी कुछ नहीं मिल सकता है। हार्ड वर्क करना हमारी लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए। Ideally, dreaming and sitting being lazy can bring out nothing in our life. अगर हम सिर्फ बैठकर सपने देखते रहेंगे और आलसी बन जाएंगे, तो हमें जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलेगा। We got to do something if we want to earn something. अगर हमें कुछ पाना है, तो उसके लिए कुछ कमाना है या कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेजीनेस डजंट पे। जो आलसी लोग होते हैं, जो आलस होता है, वो कभी किसी को कुछ भी नहीं देता। वन नीड्स टू वर्क हार्ड टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं, लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, अगर कुछ भी हमें प्राप्त करना है, कुछ भी बनना है, तो उसके लिए क्या हो, सबसे ज़रूरी चीज़ है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जो करता है उसे लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलता है, भले ही किसी को जल्दी किसी को लेट, लेकिन बिन सक्सेस के वो नहीं रहता। जिसने मेहनत की उसे उसका फल मिलता है। Often used by sports people as the first connection of pain comes with physical pain. जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, मतलब जो ये खिलाड़ी होते हैं, उनकी सबसे पहली तकलीफ कहाँ से शुरू होती है? उनको शारीरिक तकलीफ होती है, उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं। जब वो स्टार्ट करते हैं तो उन्हें बहुत घंटों तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, घंटों उन्हें खड़े रहना पड़ता है, तो उन सब से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उनकी शुरुआत होती है वो उनकी फिजिकल प्रॉब्लम से होती है, तो उनको सबसे पहले शरीर पे तकलीफ शुरू होती है। Hours and hours of practice where the sport person stretches through pain makes champions. घंटों उनकी प्रैक्टिस होती है और वो प्रैक्टिस उनको वो तकलीफ से गुजरते हैं उस प्रैक्टिस की वजह से, और वो आगे जाकर चैंपियंस बन जाते हैं। इट्स अ बॉडी बिल्डर्स फेवरेट प्रोवर्ब। एक बॉडी बिल्डर के लिए ये एक बहुत फेवरेट प्रोवर्ब है, सुविचार है। ऑल्सो वर्क फॉर द स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट्स हु गो थ्रू द पेन ऑफ डेली हार्ड वर्क ultimately get their rewards through excellent result in exam. Also works for student where students who go through the pain of daily hard work. जो students daily hard work करते हैं
डेली हार्ड वर्क करते हैं, अल्टीमेटली गेट देयर रिवॉर्ड थ्रू एक्सीलेंट रिजल्ट इन एग्जाम। एग्जाम में उनका रिजल्ट एक्सीलेंट आता है तो यह उनके लिए मिला हुआ उनका रिवॉर्ड है, मतलब उन्हें जो मिलना चाहिए प्राइज वो उनका रिवॉर्ड है। और इवेंचुअली एडमिशन इनटू टॉप कॉलेजेस, और उनका जो एडमिशन है वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो जाता है। मतलब अगर वो अच्छी पढ़ाई करते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है, रिजल्ट अच्छा आता है तो वो उन्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तो ये रिवॉर्ड उनको मिलता है उनके हार्ड वर्किंग का। तो ये दो इसका मतलब ये हुआ कि बिन हार्ड वर्किंग के लाइफ में कभी कुछ नहीं मिलता। तकलीफ होगी तो ही, अगर हम तकलीफ सहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में आएंगे और रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों को नज़रअंदाज करके हमें आगे बढ़ते रहना है। तो ये दोनों जो प्रोवर्ब्स हैं वो बहुत कुछ सिखाते हैं हमें लाइफ में। तो ये दोनों प्रोवर्ब्स जो हैं इसके मैंने एक्सप्लेन किया। वो अगर तुम्हें नेट पे कुछ और मिल रहा है, कुछ और अच्छे सेंटेंसेस, या तुम्हारे पास कुछ और अच्छा लिखा हुआ है तो तुम वो भी पढ़ सकते हो। बस अच्छा जो लिखोगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है कि तुमको ये जो तुम्हारी कॉम्पो बुक है उसमें मैं जो सेंड करूंगी वो 1 टाइम लिखना है, वो कॉम्पो बुक का होगा। और जो होमवर्क करोगे उसमें तुम टेस्ट लिख कर भेजोगे, ऊपर टेस्ट ऐसी हेडिंग दोगे। दोनों ही टॉपिक्स पे तुम टेस्ट, और ईमानदारी से अपना टेस्ट लिखना। अगर देख के लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगी, नाम पढ़ूंगी किसका है उसका रीड करूंगी, तो मैं एक सेंटेंस भी अगर तुमने कॉपी किया है तो मैं समझ जाऊंगी कि ये सेंटेंस तुम्हारा कॉपी किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स को किसको कितना आता है और कौन कितना खुद से लिख सकता है। तो इसलिए जो भी लिखोगे टेस्ट में पूरी ईमानदारी से लिखो और सेंड करो, तो उसमें मैं मार्क्स दूंगी। 5 मार्क्स में से जितने भी मार्क्स होंगे वो दूंगी। तो दोनों ही टेस्ट, ऊपर हेडिंग जरूर डालना टेस्ट ऐसा बड़े, एकदम जरा थोड़े बड़े लेटर्स में, और वो टेस्ट में चेक करूंगी। और जो होमवर्क सेक्शन रहेगा और जो कंपोजिशन बुक है उसमें ये 1 टाइम लिख लेना। तो ये एक्सपेंशन के 2 टॉपिक हमारे हो गए। ये जो 9th स्टैंडर्ड है, 10th वालों को बोर्ड में भी आता है एक्सपेंशन, और 9th स्टैंडर्ड जो है उनके लिए ये जो अभी 29 से उनकी एग्जाम हो रही है उसके लिए हमारा एक टॉपिक हो गया कंप्लीट।